नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी भोपाल के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम राणा है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी राणा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राणा है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं भोपाल से अपने ट्रक में माल की डिलीवरी लेकर जयपुर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी फैक्ट्री से निकला तो मुझे याद आया कि आज तो मैंने अपने ट्रक में डीजल ही नहीं भरवाया है, जिसके चलते मैं सोचता हूं कि आगे हाईवे से निकलते ही अगर कोई पेट्रोल पंप आएगा तो मैं वहां पर रुककर अपने ट्रक में डीजल भरवा लूंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ही अचानक से बारिश आने लगती है, क्योंकि आज दोपहर के वक्त से ही बारिश आने का मौसम हो रहा था। और फैक्ट्री से निकलते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि रास्ते में चलते वक्त कहीं ना कहीं मुझे बारिश का सामना करना ही पड़ेगा। और वो तो फैक्ट्री से थोड़ी दूर निकलते ही आ गई थी। इसीलिए मैं सोचता हूं कि आगे पता नहीं कितनी भयंकर बारिश आने वाली है, तो मुझे जो सबसे पहले वाला पेट्रोल पंप आए उसी पर अपने ट्रक में डीजल भरवा लेना है। अभी मैं ऐसा सोचते सोचते उस हाईवे पर चल ही रहा था कि उस हाईवे के बगल में ही एक सिंगल सड़क पर मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है, जो कि उस हाईवे से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाईवे पर चलते हुए मुझे इतनी दूर का पेट्रोल पंप आखिर कैसे दिखाई दे गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस जगह से मुझे वो पेट्रोल पंप दिखाई दिया था वो जगह एक पुलिया थी, यानी हाईवे के ऊपर एक अंडरपास बना हुआ था। और उस अंडरपास पर जो पुलिया थी उसके ऊपर से जब मैं गुजर रहा था तो ऊंचाई के इतने ऊपर होने के कारण मुझे दूर से ही उस पेट्रोल पंप का जो बड़ा सा बोर्ड था वो दिखाई दे गया था। तभी मैं सोचता हूं कि थोड़ा नीचे उतरकर ट्रक में डीजल भरवा कर ले आता हूं, और उसके बाद मैं करता भी कुछ वैसा ही हूं। उस पेट्रोल पंप पर जाकर जैसे ही मैं अपने ट्रक को रोकता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पेट्रोल पंप पर ऊपर की तरफ भी ज्यादा लंबी चौड़ी छत नहीं है, जिसकी वजह से उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग भी वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो साइड में जो छोटा सा कमरा बना हुआ था उसमें खड़े हुए थे। लेकिन मेरे ट्रक को आते हुए देखकर वो लोग भागकर मेरे ट्रक के पास में आ जाते हैं, और फिर मुझे जितने का अपने ट्रक में डीजल भरवाना था मैं उन्हें बता देता हूं। अभी मैं मेरे ट्रक में डीजल भरवा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नजर उस पेट्रोल पंप पर एक कोने में बारिश से बिकते हुए एक लड़के और एक औरत पर जाती है। वो लड़का दिखने में काफी ज्यादा छोटा था, जिसको आप एक बच्चा समझ सकते हो। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों इतनी रात को और इस बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस वक्त तक शायद रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उन लोगों के पास जाकर ये बात पूछने के बजाय मैं उस पेट्रोल पंप वाले आदमी से ही ये बात पूछता हूँ कि वो औरत और वो बच्चा कौन है, और वो इस तरह से बारिश में भीगते हुए वहां पर क्यों खड़े हुए हैं। तो वो पेट्रोल पंप वाला मुझे बताता है कि शायद उन लोगों की बस निकल गई है जो यहाँ से आगे शहर की तरफ जाती है, और इसी वजह से ये लोग वहां पर इस तरीके से बारिश में भीगते हुए खड़े हैं। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं उस आदमी को कहता हूँ कि यार तुम बड़े ही अजीब आदमी हो। वो दोनों वहां पर बारिश में खड़े खड़े भीग रहे हैं और तुम लोगों ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम लोगों को उन्हें अपने यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास में ही बुला लेना चाहिए था, कम से कम वो बारिश में भीगने से तो बच जाते। मेरी इस बात पर वो पेट्रोल पंप वाला आदमी जवाब देता है कि आपसे पहले ही हम लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा था, और ऐसा ही सोचकर हम लोग उनके पास ये कहने के लिए गए थे कि आप लोग बारिश में भीगने की बजाय पेट्रोल पंप के नीचे आकर खड़े हो जाइए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उनको जाकर ऐसा कहा तो उनमें से वो जो औरत है वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा भड़क गई और ऊपर से हमारे ऊपर ही गुस्सा करने लगी। उसके इस तरह के रवैये को देखकर हम लोगों ने सोचा कि भाड़ में जाओ, जिसको जहां जाना है वो अपने आप ही चला जाएगा। हम तो उल्टा उसे बारिश में भीगने से बचने के लिए ही कह रहे थे। जैसे ही उस पेट्रोल पंप वाले आदमी ने मुझे ये बात बताई तो मैं सोचने लगा कि शायद इन लोगों को जिस तरफ मैं जा रहा हूं उसी तरफ जाना होगा, और ये लोग काफी परेशानी में हैं। इसी वजह से इन लोगों ने इस पेट्रोल पंप वाले आदमी पर इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया होगा। तभी मैं अपने ट्रक को वहां से स्टार्ट करके जब पेट्रोल पंप से निकल रहा था तो उस वक्त एक पल के लिए उन दोनों के पास अपना ट्रक रोकता हूं और उनसे ट्रक में बैठा बैठा ही कहता हूं कि आपको कहां जाना है। मैं यहीं आगे की तरफ जा रहा हूं, अगर आपको इसी तरफ चलना है तो मेरे ट्रक में बैठ जाइए। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो औरत तो मुझे काफी घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वो उस औरत का हाथ पकड़कर बार बार उसे कह रहा था कि माँ चलो ना, इसमें बैठकर ही चलते हैं, आज हम लोगों का अच्छी तरीके से कम हो गया है। शायद वो इस चीज के लिए कह रहा था कि उनको बस का इंतजार था, लेकिन उनको कोई लिफ्ट देने वाला नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो बच्चा शायद इस बात के लिए अपनी माँ से कह रहा था। लेकिन उस वक्त मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था
कि वो किस चीज के बारे में अपनी माँ से ऐसा कह रहा है कि आज हमारा काम हो गया है। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे जीवन में होने वाली कोई बहुत ही बड़े खतरे की दस्तक थी। लेकिन फिर भी मैं उस वक्त उस छोटे से बच्चे की मासूम शक्ल को देखकर उन लोगों के ऊपर काफी दया खाता हूँ और एक बार फिर से उन लोगों को ये पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। आप लोगों को जहां पर भी जाना होगा मैं वहां पर आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। तभी वो औरत आगे हाईवे की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझसे कहती है कि हमें तो उस तरफ जाना है, लेकिन वो मुझे ना ही तो किसी गांव का नाम बताती हैं और ना ही किसी शहर का नाम बताती हैं। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूं कि उन लोगों को ट्रक में बिठाने के बाद मैं इस बारे में आराम से पूछ लूंगा कि आखिर इनको कहां जाना है। इसी वजह से उस वक्त तो मैं उन लोगों से सिर्फ ट्रक में बैठने के लिए कहता हूं। फिर मेरे कहने के बाद वो औरत अपने बच्चों को ट्रक में बैठाती है और उसके बाद खुद भी ट्रक में बैठ जाती है। लेकिन उस वक्त बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, इसी वजह से मैं उन दोनों को अपने साथ आगे की तरफ ट्रक की केबिन में ही बिठा लेता हूं, क्योंकि पीछे की तरफ तो पूरे ट्रक में माल भरा हुआ था और पीछे की तरफ बैठने की कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी। अब उन लोगों के मेरे साथ केबिन में बैठते ही मैं अपने ट्रक को लेकर वहां से रवाना हो जाता हूं। रास्ते में अभी मैं थोड़ा आगे की तरफ चला ही था कि तभी वो बच्चा अपनी माँ की झोली से एक खिलौना निकालता है। जैसे ही वो उस खिलौने को निकलता है तो मुझे उस खिलौने को देखकर काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो खिलौना कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं था, बल्कि दिखने में वो एक गुड़िया के जैसा था। लेकिन वो पूरा का पूरा किसी काले कपड़े से बना हुआ था। पर उस काले कपड़े से बने हुए गुड़िया के जैसे उस खिलौने पर जगह जगह पर लोहे की कील चुभी हुई थी, जो कि उस वक्त उस बच्चे के हाथ में उस गुड़िया में चुभी हुई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस खिलौने के बारे में उस बच्चे से या उसकी माँ से कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वो औरत उस बच्चे के हाथ से उस खिलौने को झपट्टा मारकर ले लेती है और वापस उसको अपने उस झोली में रख देती है। जैसे ही वो उस खिलौने को झोली में रखती है तो वो बच्चा उसे कहता है कि माँ थोड़ी देर खेलने दो ना। तो वो औरत उसे कहती है कि लल्ला थोड़ी देर और इंतजार कर ले, थोड़ी देर आगे चलते ही आज मैं तेरे लिए एक ऐसा नया खिलौना तैयार करूंगी जिसको देखकर तू काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। बस तू थोड़ी देर का इंतजार और कर ले। जैसे ही आगे चलकर कोई ठीक जगह आएगी तो मैं तेरे लिए एक नया खिलौना तैयार कर दूंगी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये औरत थोड़ा बारिश के रुकने का इंतजार करने के बारे में बात कर रही है, लेकिन अब तक भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का खिलौना बनाने की बात कर रही थी। लेकिन फिर कुछ दूरी पर आगे चलने के बाद जैसे ही मैं उस हाईवे से नीचे की तरफ जिस रास्ते पर मुझे जाना था उस रास्ते पर उतरता हूं, तो उस रास्ते पर मेरे ट्रक को उतरता हुआ देखकर वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। शायद उसको इस बात का अंदाजा था कि वो रास्ता आगे की तरफ काफी ज्यादा सुनसान होने वाला है। अब ये चीज होते हुए देखकर मैं उस औरत से पूछता हूं कि आप इस तरीके से हंस क्यों रही हैं। तभी वो अचानक से ही मेरी तरफ देखकर मुझे कहती हैं कि मैं तो इस बारिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही हूँ। जब मैं और मेरा बेटा किसी काम पर निकलते हैं तो जिस बार भी इस तरीके से बारिश होती है उस बार हम लोग हमारे काम में काफी ज्यादा कामयाब होते हैं और हमको उस दिन एक इतनी बड़ी सफलता मिलती है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता है। आज मेरे लल्ला को एक नया खिलौना चाहिए जो मैं उसको किसी भी हालत में देकर ही रहूंगी। उस वक्त उसकी ये गोल गोल बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये औरत किस बारे में बात कर रही है। लेकिन फिर मैं उसे उसके घर के बारे में पूछता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है और आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें आगे हाईवे की तरफ ही जाना है, लेकिन मैंने तो अभी सुनसान रास्ते पर अपना ट्रक घुमा लिया है। अगर तुम्हें उस तरफ जाना है तो तुम यहीं ऊपर उतर जाओ। तो वो औरत मुझसे कहती है कि अरे नहीं नहीं, हमें तो आगे की तरफ ही जाना है। अभी आप जिस तरफ चल रहे हो उसी तरफ चलते रहो। जैसे ही हमारी सही जगह आएगी हम लोग आपको बता देंगे। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मैं सोचने लगता हूँ कि बड़ी ही अजीब औरत है। अभी तो आगे हाईवे की तरफ जाने के लिए कह रही थी और अब इस तरफ जाने के लिए कह रही हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मुझे इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। मुझे तो जहां पर ये उतरेगी इसको वहीं पर छोड़ देना है। अब क्योंकि मेरा सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला था, इसी वजह से मैंने अपने साथ में वो सारी चीज ले रखी थी जो एक लंबे सफर में एक ट्रक ड्राइवर को चाहिए होती है। यानी कि जिन भी चीजों की मुझे रास्ते में जरूरत पड़ने वाली थी, मैंने उन सभी चीजों को अपने साथ अपने ट्रक के केबिन में रख रखा था। उस वक्त मैंने अपने ट्रक के केबिन में रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे से निपटने का भी सामान रख रखा था। लेकिन आज मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में पहली बार मुझे आज उस सामान की जरूरत पड़ने वाली है। अब आखिर वो ऐसा क्या सामान था जिसको मैंने अपने ट्रक के केबिन में रख रखा था, तो उसके बारे में तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन कहानी में आगे चलने से पहले
मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हो, जिसकी वजह से इन दिनों हमारी वीडियो पर व्यूज भी काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, जो कि ना ही तो मेरे लिए सही है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी ये चीज सही नहीं है। क्योंकि अगर धीरे धीरे व्यूज इसी तरीके से डाउन होते रहे तो एक दिन चलकर मुझे आप लोगों को ये कहानी सुनाना बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितना ज्यादा हो सके कहानी को सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो इस बात को यहीं पर खत्म करते हुए अपन वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। उस वक्त मैं उस हाईवे से निकलने के बाद उस सुनसान रास्ते पर काफी ज्यादा आगे आ चुका था। उस सुनसान रास्ते पर चलते हुए मुझे लगभग आधे घंटे का समय हो गया था, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान जितनी बार भी मैंने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा उतनी बार ही मुझे उस औरत के होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान दिखाई दी। लेकिन इसके साथ ही मैंने उस वक्त एक चीज को और नोटिस किया, और उस चीज को नोटिस करने के बाद मैं काफी ज्यादा उधेड़बुन में फंस चुका था। क्योंकि जब वो लोग मेरे ट्रक में बैठे थे उस वक्त वो दोनों बारिश में काफी ज्यादा भीगे हुए थे। उस औरत के साथ साथ वो छोटा बच्चा भी पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका था। लेकिन अभी मुझे वहां से निकले हुए लगभग आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा का ही समय हुआ था। पर अब जब मैं उन दोनों को देख रहा था तो मुझे दिखाई देता है कि उन दोनों के कपड़े तो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। भला इतनी जल्दी कोई बारिश में भीगा हुआ इंसान कैसे सूख सकता है? लेकिन ये चीज होते ही मैं सोचता हूँ कि आखिर बाहर की हवा से ही किसी के कपड़े इतनी जल्दी कैसे सूख सकते हैं। लेकिन फिर ये चीज सोचने के साथ साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि जब ये लोग ट्रक में चढ़े थे उसी वक्त ये लोग थोड़ी बहुत बारिश में भीगे हों, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम से उन लोगों को वहां पर खड़ा हुआ नहीं देखा था। मैं तो बस उस वक्त जब पेट्रोल पंप पर अपने ट्रक में डीजल भरवाने गया था उसी वक्त मैंने उनको देखा था। अब आप लोग जो सोच रहे हैं वो बात भी बिल्कुल सही है। मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस जगह पर मेरे से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है जो इतनी बड़ी चीज को इस तरीके से और इतनी आसानी से नजरअंदाज कर सकता है कि कोई इंसान बारिश में भीगा हुआ इतनी जल्दी कैसे सूख सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस दिन इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है उस दिन उसकी मति मारी जाती है, और शायद उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसी अजीब अजीब चीजों को देखते हुए भी उनको नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन मेरा इस तरीके से सोचने का कारण यह था कि उस वक्त मैं ट्रक में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि शायद थोड़ी देर आगे चलने के बाद ही इन लोगों का ठिकाना आ जाएगा और ये लोग मेरे ट्रक से उतर जाएंगे। इसी वजह से मैं उन लोगों से ज्यादा कोई मतलब नहीं रखना चाहता था और चुपचाप अपने ट्रक चलाने पर ध्यान दे रहा था। अभी मैं अपना ट्रक चला ही रहा था कि तभी अचानक से ही वो मेरे बगल में बैठी औरत अजीब तरीके से और जोर जोर से हंसने लगती है। उस वक्त उसको इस तरह से अचानक से हंसता हुआ देखकर मैं उससे पूछता हूँ कि अरे बहन जी, क्या हुआ? आप इस तरीके से क्यों हंस रही हो? लेकिन वो मेरे से बात करने के बजाय और मेरे को इस बात का जवाब देने के बजाय अपने उस छोटे से लड़के के सिर पर अपनी हाथ की उंगलियां फेरते हुए और जोर जोर से हंसने लगती है। अब जैसे ही वो उस लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए हंसने लगती है तो उसके साथ साथ ही वो छोटा सा बच्चा भी हंसने लगता है। अब वो दोनों माँ बेटे इस तरीके से क्यों हंस रहे थे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि कहीं इन दोनों को कोई दौरा वोरा तो नहीं पड़ता है, क्योंकि भला कोई ठीक ठाक इंसान अचानक से बिना किसी बात के इस तरीके से क्यों हंसेगा। लेकिन जब मैं काफी तेज आवाज में और गुस्से से उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, इस तरीके से क्यों हंस रहे हो, तो मेरे इस तरीके से कड़कपन के साथ बोलते ही वो औरत मेरी तरफ घूरती हुई आंखों से देखकर मुझे कहती है कि वो तो तुम्हें आगे चलकर थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम लोग इस तरीके से क्यों हंस रहे हैं। जैसे ही उसने मुझे ये बात कही तो मेरा भी दिमाग ठनकता है और मैं वहीं की वहीं मेरे ट्रक को ब्रेक लगा देता हूं, और ट्रक के ब्रेक लगाते ही ट्रक वहीं पर रुक जाता है। ट्रक के रुकते ही मैं उस औरत से कहता हूं कि अभी की अभी अपने इस बच्चे को लेकर मेरे ट्रक से नीचे उतरो, जितना जल्दी हो सके मेरे ट्रक से नीचे उतर जाओ। तो वो औरत मुझसे कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अब उस लाचार और बेबस औरत को इस तरीके से अचानक से ही इस लहजे में और इस तरीके से मुझको धमकी देते हुए देखकर मैं मेरे मन में सोचता हूं कि आखिर ये दुनिया किस तरह के लोगों से भरी हुई है। जो औरत अभी मेरे सामने थोड़ी देर पहले ही लाचार और बेबस बनी हुई थी, वो अब मुझे शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा मुझे ही धमकी दे रही है। ये चीज सोचकर तो मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि गुस्सा आने के बाद मैं अपने मुंह से कुछ भी बोलने लगता हूं। इसी वजह से मैंने उस वक्त उस औरत से कहा कि तुम अपनी मर्जी से मेरे ट्रक से नीचे उतर रही हो या तुम्हें धक्का देकर नीचे उतारूं। ये चीज कहते ही वो औरत बड़े ही घमंड में मेरे ट्रक से नीचे उतर जाती है
और साथ में अपने बच्चों को भी उतार लेती हैं। लेकिन मेरे ट्रक से नीचे उतरते ही वो मुझसे कहती हैं कि तुमने तो हमें बीच रास्ते में उतार दिया है, लेकिन तुमको क्या लगता है कि तुमको जहां जाना है वहां तुम सही सलामत पहुंच पाओगे? अभी उसने मुझे इतना कहा ही था कि तभी मैंने अचानक से ही अपने ट्रक को वहां से दौड़ा लिया। अब जब मैं उस जगह से अपने ट्रक को लेकर निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अपने ट्रक के पीछे की तरफ देखने वाला जो शीशा होता है उसमें उन दोनों माँ बेटों को देखा। लेकिन काफी देर देखने के बाद भी वो दोनों मुझे उस सड़क पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब बात है, अभी तो उन दोनों को मैंने इस सड़क पर उतारा था, तो इतनी जल्दी ही वो कहां पर चले गए? लेकिन उस वक्त वो सड़क काफी ज्यादा सुनसान थी और थोड़ी दूर ही आगे चलने के बाद मुझे मन ही मन पछतावा भी होता है कि आज मैंने उस औरत और उस छोटे से बच्चे के साथ में सही नहीं किया। हो सकता है वो छोटा बच्चा अपनी माँ को हंसता हुआ देखकर उसकी खुशी के मारे हंस रहा हो, लेकिन उस औरत की वजह से मुझे उस बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ऐसा सोच सोच कर अपने मन में काफी ज्यादा पछता रहा था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला है उसके होने के बाद पछतावा तो मुझे उस वक्त होगा जब मेरे साथ वो डरावनी घटना हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने खुद से ही एक ऐसी मुसीबत को नहीं न्योता दे दिया था जो शायद अगर मैं चुपचाप बैठा रहता तो मेरे साथ कभी भी नहीं होने वाली थी। अभी मैं अपने ट्रक को वहां से लेकर लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे निकला ही था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि उस सुनसान सड़क के बगल में एक बड़ा सा पेड़ है और उस बड़े से पेड़ की एक बड़ी सी टहनी उस सड़क पर टूटकर बीचों बीच गिरी हुई है। अब उस टहनी को इस तरह से सड़क के बीचों बीच टूटा हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता हूं कि आज तो इतनी तेज बारिश भी नहीं आई है जिसकी वजह से ये पेड़ की टहनी इस तरीके से टूटकर सड़क के बीच में गिर जाए। लेकिन उस वक्त उस टहनी को देखकर मुझे दूर से ही अंदाजा हो गया था कि इसको तो साइड में हटाए बिना मैं अपने ट्रक को यहां से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। इसी वजह से उस पेड़ के पास में जाते ही मैं अपने ट्रक को रोक देता हूं और अपने हाथ में टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतर जाता हूं। अब उस पेड़ के पास में जाकर मैं उस टहनी को देखने लगता हूं कि क्या ये टहनी मेरे अकेले से यहां से साइड में हो जाएगी। अभी मैं वहां खड़ा खड़ा ऐसा सोच ही रहा था, तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं अकेला ही उस टहनी को साइड में करने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे वहां अपने आसपास में कोई भी दूसरा आने जाने वाला आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं ज्यादा देर तक रुककर वहां पर किसी का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपने माल की डिलीवरी करने के लिए अभी काफी दूर जाना था। इसीलिए मैं अकेला ही उस टूटी हुई टहनी को सड़क से साइड में करने लगता हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि मेरे काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो टहनी वहां से टस से मस नहीं हो रही थी। उसको खींचकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें काफी ज्यादा वजन हो, लेकिन वो दिखने में तो बहुत ही छोटी और मामूली सी टहनी थी और उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं अकेला इसको यहां से नहीं हटा पाऊंगा। लेकिन अभी मैं उस टहनी को हटाने में लगा हुआ ही था कि तभी मुझे वहां पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही मुझे वो हंसने की आवाज सुनाई देती है तो मैं वहां पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता हूं, लेकिन मुझे कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझे फिर से एक बार वो आवाज सुनाई देती है। इस बार जब दोबारा से मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं महसूस करता हूं कि ये आवाज तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहीं पर सुनी थी। लेकिन फिर जब मैं गौर से उस आवाज को सुनता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ये तो उसी औरत और बच्चे की हंसने की आवाज है जो अभी कुछ देर पहले ही मेरे ट्रक में मेरी केबिन में बैठे हुए थे। लेकिन वो लोग इतनी जल्दी यहां पर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो मैंने लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले ही अपने ट्रक से उतार दिया था। आखिर वो मेरे ट्रक से तेज दौड़कर या फिर किसी भी तरीके से यहां पर कैसे आ सकते हैं? अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था, तभी अचानक से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हंसने की आवाज कहीं मेरे अगल बगल से नहीं बल्कि मेरे सर के ऊपर से आ रही है। जैसे ही मुझे ये एहसास होता है तो मैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके देखता हूं। जैसे ही मैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके देखता हूं तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि जिस औरत को और जिस बच्चे को मैंने अभी लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले ही सड़क पर उतार दिया था, वो दोनों अब उस पेड़ की टहनी पर बैठे हुए हैं और मुझको देखकर अजीब तरीके से हंस रहे हैं। उन दोनों को इस तरह से अचानक से वहां पर बैठा हुआ देखकर मेरी रूह कांप जाती है और मुझे समझ में आ जाता है कि शायद आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो टहनी पर बैठी हुई औरत उस छोटे से बच्चे से कहती हैं कि देख रहा है लल्ला, तेरा खिलौना किस तरीके से इस कसमकस में पड़ा हुआ है कि तू और मैं यहां पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। जैसे ही वो औरत उससे ये बात कहती है तो वो छोटा सा बच्चा उस औरत से कहता है कि माँ, मुझे मेरा खिलौना चाहिए। तो वो औरत उस बच्चे से कहती है कि बेटा, कुछ देर की बात और है,
तेरे लिए आज मैं एक नए खिलौने का पूरी तरीके से इंतजाम कर चुकी हूँ। जैसे ही उसने अपने मुंह से ये बात बोली तो ये बात बोलने के साथ ही वो अचानक से उस टहनी पर से मेरे सामने नीचे सड़क पर कूद जाती है और सड़क पर कूदने के साथ ही उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल जाता है। जो औरत अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही लाचार और बेबस दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे अब मेरे सामने एक डरावना रूप लेने लगती है। उसका चेहरा धीरे धीरे इतना ज्यादा डरावना और अजीब सा दिखाई देने लगता है कि उसको देखकर मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी उस औरत की तरह ही वो छोटा सा बच्चा भी उतने ऊपर से उस सड़क पर कूद जाता है और इतने ऊपर से कूदने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन तभी उस औरत की तरह ही उस छोटे बच्चे का हुलिया भी पूरी तरीके से बदलने लगता है और वो दोनों देखते ही देखते एक डरावनी डायन और छोटे से कच्चे कलबे के रूप में बदल जाते हैं। ये चीज होते हुए देखकर मैं समझ जाता हूँ कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और ये जो औरत मेरे सामने खड़ी हुई है, ये कोई जिंदा औरत नहीं है, बल्कि ये एक भटकती हुई आत्मा या फिर डायन है जिसने आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन तभी मैं खुद को दोष देते हुए मन ही मन में सोचता हूं कि इस डायन ने तुझे अपने जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसाया था। तूने ही आज खुद से चलकर ही सांप के बिल में हाथ डाल दिया है और आज तो तू यहां से जिंदा बचकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि उस वक्त वो औरत मेरे सामने पूरी तरीके से एक डायन के रूप में बदल चुकी थी। अब उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत की तरह पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसके सिर के बाल अब पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे और उसकी जो आंखें थीं वो किसी बिल्ली की आंखों की तरह रात के वक्त अंधेरे में चमक रही थी। लेकिन अब वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी और उसके उस गुर्राने की आवाज को सुनकर आसपास के इलाके में इतना ज्यादा डरावना माहौल बन चुका था कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि इस औरत के या इस डायन के कुछ करने से पहले ही मैं यहाँ पर डर के मारे ही मर जाऊंगा। लेकिन फिर अचानक से ही वो वहां पर फिर से हंसने लगती हैं और इस बार वो इतनी तेज और इतनी तीखी आवाज में हंसती हैं कि उसकी उस हंसने की आवाज को सुनकर मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। लेकिन उस वक्त मेरे बदन से पूरी तरीके से सिर्फ पसीना निकल रहा था और मेरा गला पूरी तरीके से सूख चुका था। साथ ही उस वक्त मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं वहां पर बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया था, यानी कि मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। उस वक्त मेरा मन तो ये कर रहा था कि मैं भागकर अपने ट्रक के केबिन में चढ़ जाऊं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी वहां पर वो डायन मेरे साथ कुछ कर पाती उससे पहले वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद कहानी सुनते वक्त आप लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी। दरअसल वो अभी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्रा ही रही थी कि तभी अचानक से ही सड़क के पीछे की तरफ से मुझे एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो रोशनी किसी और चीज की नहीं बल्कि मेरी तरह ही किसी एक ट्रक वाले की थी, जो कि शायद मेरे पीछे पीछे ही उस सड़क पर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो ट्रक वाला देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक पेड़ की टहनी टूटी हुई पड़ी है और वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो वो भी मेरे ट्रक के पीछे अपने ट्रक को खड़ा कर देता है और अपने ट्रक के केबिन से नीचे उतरकर अब हमारी तरफ आने लगता है। जैसे ही वो हमारी तरफ आने लगता है तो मैं अपनी गर्दन घुमाकर अब उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो हम लोगों के पास आता है तो सामने की तरफ देखते ही मेरी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि जो औरत अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने पूरी तरीके से डायन का रूप ले चुकी थी, अब वो वापस से उसी रूप में आ चुकी थी जिस रूप में उसने मुझे अपने जाल में फंसाया था। यानी कि अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल औरत की तरह दिखाई दे रही थी। तभी मैं उस आदमी से कुछ का पाता उससे पहले वो आदमी कहता है कि अरे भाई साहब क्या हुआ, ये पेड़ की टहनी इस तरीके से यहाँ पर कैसे टूट कर गिर गई और ये औरत और ये बच्चा कौन है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वो डायन बड़ी ही मासूमियत से उस आदमी से कहती है कि भाई साहब आप हम लोगों की थोड़ी मदद कर दीजिए, अगर ये टहनी थोड़ी साइड में हो जाएगी तो आपके साथ साथ हम लोग भी यहाँ से निकाल पाएंगे। अभी मेरे पति अकेले इस चीज को यहाँ से नहीं हटा सकते और हम माँ बेटे ने भी इस चीज को उनके साथ मिलकर यहाँ से हटाने की काफी कोशिश कर ली, लेकिन ये छोटी सी दिखने वाली टहनी तो यहाँ से हिलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। उस आदमी को ये बातें कहते हुए वो डरावनी डायन मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देखते हुए मुस्कुराती है। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। तभी वो आदमी उससे कहता है कि हाँ ठीक है, चलो मैं आपकी मदद करता हूं, और ये बात उससे कहकर वो उस डरावनी डायन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पता नहीं मेरे अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि मैं उसे जोर से कहता हूं कि भाई साहब आगे की तरफ जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये जो सीधी शादी औरत आपको दिखाई दे रही है ये कोई औरत नहीं है, बल्कि ये एक डायन या चुड़ैल है जिसने मुझे भी अपने जाल में फंसा लिया है और ये अब आपको भी यहाँ पर अपने जाल में फंसा कर मार डालेगी।
मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो आदमी मुझसे हंसते हुए कहता है कि अरे यार, क्या बात कर रहे हो, बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन तभी मैं उससे कहता हूं कि अगर अपनी जान बचानी है तो भाग लो यहां से। और उससे ये बात कहकर मैं फटाक से अपने ट्रक की तरफ दौड़ लेता हूं। और ट्रक की तरफ दौड़ते हुए मैं सीधा अपने ट्रक के केबिन में जाकर अपनी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूं। मुझको भागता हुआ देखकर वो छोटा सा बच्चा चिल्लाता है कि माँ, वो तो भाग निकला। तभी वो डायन उस बच्चे से कहती है कि वो एक भाग निकला तो क्या हुआ, तेरे लिए तो दूसरा खिलौना आ गया है। और ये बात कहकर वो एक ही झटके में उस आदमी के सामने अपने उस डरावने रूप में आ जाती है और उस आदमी को गर्दन से पकड़ लेती है। लेकिन उस वक्त मैं तुरंत ही अपने ट्रक को स्टार्ट करके उस डरावनी डायन और उस आदमी की तरफ बढ़ाता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पर कुछ कर पाता, उस डरावनी डायन ने अपने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस आदमी के गले को पूरी तरीके से रोंद दिया था। यानी कि उसने अपने उन नाखूनों को उस आदमी के गले में आर पार कर दिया था, जिसकी वजह से वो आदमी वहां पर कुछ ही देर में तड़प तड़प कर नीचे सड़क पर गिर गया। और उसके नीचे गिरने के साथ ही उसके शरीर का सारा खून भी वहीं पर फैलने लगा था। लेकिन उसके नीचे गिरते ही वो दोनों माँ बेटे अपना अपना मुंह लगाकर किसी जानवर की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए थे। जब मैंने गौर से उनकी तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उसकी गर्दन से निकलते हुए उस गरम गरम खून को वो दोनों माँ बेटे पी रहे थे। और ये चीज देखते ही मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि उस वक्त उस टहनी के ऊपर से ही मैं अपने ट्रक को दौड़ाते हुए आगे सड़क की तरफ ले जाता हूं। कुछ दूरी तक तो वो टहनी मेरे ट्रक में ही अटक कर सड़क पर काफी दूर मेरे ट्रक के साथ ही घिसती जाती है। लेकिन फिर आगे जाकर वो अपने आप ही निकल जाती है। उस रात मैंने लगभग 3 घंटे तक उस सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को दौड़ाया था। लेकिन फिर आगे चलकर एक छोटी सी बस्ती आती है जहां पर मैंने अपने ट्रक को रोका। लेकिन शायद उस डरावनी डायन और उस छोटे कच्चे कलवे को अपना शिकार चाहिए था, जो उस आदमी के रूप में उसको मिल चुका था। लेकिन उस कच्ची बस्ती में भी मैं ज्यादा देर तक नहीं रुका था। बस 1 या 2 मिनट के लिए रोककर मैंने पानी से अपना मुंह धोया था और थोड़ा सा पानी पिया था। और उसके बाद मैंने फिर से अपने ट्रक को वहां से दौड़ा लिया था। और जब तक आगे का कोई दूसरा शहर नहीं आया, तब तक मैं उस सुनसान रास्ते पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका था। आज भी जब मैं उस डरावने हादसे को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।